जब ऑफिसर्स फौजी भर्ती करने वोल्कोवे में दाखिल हुए तो वहाँ सिर्फ खवातीन और बूढ़े बाकी थे। रूस यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहा है कि लोग सर्दी से ठिठर जाएं और विल टू फाइट खो बैठे। अगर रूस जीतता है तो यूरोप का नक्शा बदल जाएगा, वरना मॉडर्न वॉरफेयर का नक्शा बदलेगा। इस जंग ने ये ख्याल गलत साबित कर दिया है कि अब लंबी चौड़ी फौज की जरूरत नहीं रही। यूक्रेन के कितने ही आजाद शहरों में अब बिजली सिर्फ 4 घंटे मिलती है। ज़ेलेंस्की को दिए गए F-16 भी बेकार गए और टोमाहाक मिसाइल भी बेकार ही जाएंगे। यूरोप चाहता है कि यूक्रेन आखिरी यूक्रेनियन तक रशिया से लड़े। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल बुराइच। यूक्रेन के इंतहाई जनूब में साउथ में नहायत खूबसूरत दरिया डेन्यूब के किनारे पर एक छोटा सा दिलफरेब टाउन, एक छोटा सा शहर वोल्कोवे है और ये शहर तारीख में अमर होने वाला है। इसे यूक्रेन का वीनस भी कहते हैं और कहानी ये है कि इस शहर के तमाम मर्द गांव छोड़कर भाग चुके हैं कि कहीं इन्हें फ़ौज में भर्ती करके रशिया से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन्स पर न भेज दिया जाए। यूक्रेनियन आर्मी को चूँकि मोबिलाइजेशन में, कॉन्स्क्रिप्शन में शदीद मुश्किलात का सामना है, उसकी वजह यही है कि लोग रिक्रूटमेंट टीम्स को आते देख कर, जो टीम भर्तियां करने आती है उसे देख कर छुप जाते हैं। इसलिए यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ये करते हैं कि अक्सर घरों में छापे मारने के बजाय चौराहों से रास्तों में चलते हुए नौजवानों को पकड़ लेते हैं, जो लड़ने की उम्र के मर्द होते हैं उन्हें, और फिर वैन्स में घुसा कर, गाड़ियों में बंद करके इनको ट्रेनिंग कैंप्स में छोड़ देते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में इन ट्रेनिंग कैंप्स से अक्सर लोग निकल जाते हैं। नए लॉ के मुताबिक 25 से 60 साल की उम्र तक के मर्दों पर यूक्रेन में मिलिट्री सर्विस लाजमी कर दी गई है। इसी के लिए रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स रोज़ निकलते हैं। वो दूरबीनें लगाकर वैरानों में लड़ने की उम्र के नौजवानों को तलाश करते रहते हैं। बाज़ औक़ात डेजर्टेड सोल्जर्स, जो भागे हुए सोल्जर्स हैं, उनको पकड़ने के लिए जो टीम्स जाती हैं बॉर्डर पर, वो भी बॉर्डर क्रॉस करके अक्सर रोमानिया की तरफ निकल जाती हैं। वोल्कोवे शहर ख़ास तौर पर आजकल ख़बरों में इसलिए भी है कि इसके तमाम मर्द, जिनकी उम्रें 20 से 60 साल के दरमियान हैं, वो तमाम के तमाम उस जगह पर वोल्कोवे शहर में हैं ही नहीं। हुकाम हैरान हैं कि इन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, ये किधर गए। इसके साथ ही दोस्तों, इस वोल्कोवे के साथ ही रोमानिया का दरअसल बॉर्डर लगता है और दरियाई समुद्री रास्ते भी हैं जहाँ से रोमानिया में दाखिल हुआ जा सकता है। तो कई नौजवान ये करते थे कि 5 लीटर की 5-6 खाली बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें जमा करके उनकी छोटी सी कश्ती बनाकर उन पर बैठकर निकल जाते थे। वोल्कोवे शहर के मेयर मोर्तिवी ओनोफ ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि अब उनके उस मेयर के अलावा उसकी जो पूरी टीम है ऑफिस में, वो सिर्फ खवातीन की बाकी है। एक भी मर्द उसकी टीम में इस वक्त मौजूद नहीं। 700 मछेरे रोज़ाना मछलियाँ पकड़ा करते थे और अब सिर्फ वहाँ पर 70 हैं, और वो तमाम के तमाम जो हैं, वो 70 जो हैं, वो भी 60 साल से या तो ऊपर के हैं, बूढ़े हैं, या फिर वो खवातीन हैं। यूक्रेन के ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक इस साल 2,90,000 नौजवान या तो भाग गए हैं फ़ौज से या फिर बगैर बताए लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं। ये वो खौफनाक कहानी है दोस्तों, उस एक कमज़ोर मुल्क की, छोटे मुल्क की निस्बतन, जो ताकतवर रशियन फेडरेशन और एक सुपर पावरफुल नेटो अलायंस की पावर स्ट्रगल में एक प्यादा बनकर रह गया है, बुरी तरह क्रॉस फायर में फंसकर अपनी सॉवरेनिटी तार तार करवा चुका है और कम से कम आज तक तो बड़ों की लड़ाई के दरमियान में एक नुकसान भुगत रहा है। ऐसी ही सूरत हाल में फंसे किसी भी मुल्क को कॉन्फ्लिक्ट जोन हिस्टोरियंस प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी कहते हैं। एक मुल्क जिन गंभीर मसाइल से बाज़ औक़ात गुज़र रहा होता है, उसकी बड़ी वजह उसकी लोकेशन और जियोग्राफिक वैल्यू होती है। उसकी अपनी गलतियां भी होती हैं, लेकिन बड़ा नुकसान उसकी ख़ास लोकेशन की वजह से हो रहा होता है, ना कि सिर्फ उसकी गलतियों की वजह से। यूक्रेन ईस्ट यूरोप में प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी की इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की बदतरीन मिसाल बन चुका है। वेस्टर्न पावर्स यूक्रेन की छोटी सी आबादी और बहादुर फौज को रशियन पावर कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, मगर यूक्रेन के साथ खड़ी होकर लड़ने के लिए तैयार नहीं वेस्टर्न पावर्स। हालांकि यूक्रेन आज अगर लड़ना छोड़ दे तो सबसे ज़्यादा नुकसान वेस्टर्न पावर्स का वेस्ट ही का होगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स का होगा, और दुनिया में इसकी टिमटिमाती रोशनी और मध्यम हो जाएगी वेस्टर्न लिबरल पावर्स की। क्योंकि यूक्रेन के मुकाबले में रशियंस लाखों की तादाद में नई भर्तियां कर रहे हैं, वो ज़्यादा तनख्वाहें दे रहे हैं, और डेजर्शन रेट भी, फौजियों के भागने का जो नंबर है, वो भी रशिया की तरफ ना होने के बराबर है। इसी साल अप्रैल में यूरो न्यूज़ के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन ने 1,60,000 नए जवानों को रशियन फ़ौज में भर्ती करने का सिलसिला शुरू किया था। रशियंस कॉन्स्क्रिप्शन एज भी यूक्रेन से, यानी भर्तियों की उम्र भी यूक्रेन से बहुत कम है।
جہاں یوکرین 60 سال تک کے لوگوں کو بھرتی کر رہا ہے، وہاں رشیا 18 سے 30 سال کے درمیان کی عمر کے نوجوانوں کو لے رہا ہے۔ بقول پریزیڈنٹ پیوٹن وہ ہر ماہ 50 سے 60 ہزار نوجوان بھرتی کر رہے ہیں۔ آپ اس کو کچھ کم بھی کر لیں تو یہ نمبر چھوٹا نہیں ہے ہر مہینے۔ پھر رشیا چونکہ ویپنز مینوفیکچرنگ میں بھی خود کفیل ہے، اس لیے یہ دونوں فیکٹرز رشین بیئر کی جیت کا مومنٹم بنا چکے ہیں۔ فرنٹ لائنز پر یوکرین پیچھے کی طرف ہٹ رہا ہے اور رشین فورسز کیف کی طرف، سینٹرل یوکرین کی طرف بڑھ رہی ہیں، گو کہ ابھی ڈونسک ریجن میں ہی ہیں لیکن اس کی طرف جا رہی ہیں، کیف کی طرف۔ اس وقت رشین وار مشین کے بیسک ٹارگٹس یوکرین کے انرجی سیکٹرز ہیں، جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے یا گیس کی سپلائی لائنز ہیں وہاں۔ ایسٹ یورپ کی، مشرقی یورپ کی سردیاں آپ جانتے ہیں کہ بہت شدید ہوتی ہیں، اسی لیے رشینز کی کوشش ہے کہ یوکرینین آبادیوں کے لیے گھروں کو گرم رکھنے کے انتظامات ان سردیوں میں کم سے کم کر دیے جائیں، مشکل کر دی جائیں ان کے لیے سردیاں، تاکہ یوکرینینز کی ول ٹو فائٹ کو کمزور کیا جائے رشینز کے خلاف۔ یوکرینین شہریوں کو بھی رشیا چاہتا ہے کہ یہ لگے کہ اب وہ لڑ کر رشیا سے کبھی نہیں جیت سکتے، اس لیے کچھ اور سوچیں۔ رشینز نے تازہ حملے جو بھی کیے ہیں کیپٹل کیف میں، نیپرو اور خارکیو کے شہروں میں جو کیے ہیں، وہ تمام کے تمام ان کے انرجی سیکٹرز پر کیے ہیں۔ یہ حملے اتنی بڑی تعداد میں ہوئے ہیں کہ ایک دن میں سینکڑوں ڈرونز اور میزائل ٹارگیٹڈ ہٹنگ کر رہے ہیں۔ 8 نومبر کی گارڈین رپورٹ کے مطابق روس نے 450 ڈرونز اور 45 میزائل یوکرین کے اندر 25 لوکیشنز پر فائر کیے، اور یہ تمام کے تمام الیکٹرک سپلائی سے متعلق ٹارگٹس تھے۔ ان میں 7 افراد ہلاک ہوئے۔ ظاہر ہے سائرن وغیرہ پہلے بجتے ہیں تو لوگ نکل جاتے ہیں یا بنکرز میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ 25 ٹارگٹس ہٹ ہوئے۔ الیکٹرک سپلائی لمبے عرصے کے لیے معطل ہو گئی۔ یوکرین کے کتنے ہی آزاد شہر بھی جو ہیں ان میں بھی صورتحال یہ ہے کہ رات کو 4 گھنٹے سے زیادہ بجلی دستیاب نہیں ہوتی، لائٹ نہیں آتی۔ آپ جانتے ہیں کہ یوکرین کی انرجی سپلائی کا بڑا حصہ نیوکلیئر پاور پلانٹ سے بھی آتا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق پچھلے ماہ اکتوبر سے ہی رشینز نے 2 یوکرینین ایٹمی پاور پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا ہے، جو کہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ اس سے تباہ ہونے سے، اگر اس سے زیادہ تباہی پھیلے تو تابکاری بھی پھیل سکتی ہے، ریڈیو ایکٹیویٹی اس پورے علاقے میں پھیل سکتی ہے، جو کہ پوری دنیا کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ پھر کیپٹل اور اس کے گرد موجود 2 تھرمل پاور پلانٹس کو بھی رشیا نے اسی طرح نشانہ بنایا ہے کہ وہ بجلی پیدا کرنے کے اب قابل ہی نہیں رہے۔ وہاں کے انچارج کے مطابق، جو رپورٹس فائنینشیل ٹائمز اور دیگر اداروں میں چھپی ہیں، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے تعمیر کیا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے کیف کے گرد ان 2 پلانٹس میں۔ اس سب کے جواب میں یوکرین بھی کچھ نہ کچھ حملے رشیا پر کر رہا ہے، لیکن اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ رشینز کو معاشی نقصان پہنچایا جائے، ان کا اکنامک لاس کیا جائے، رشیا کو کرپل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے اکنامک انجنز کو تباہ کر کے اسے واپس بھیجا جائے، اس کی اکانومی کو وہاں بھیجا جائے کہ یہ ایک لمبی جنگ نہ لڑ سکے، روس ایک گلوبل پاور کے طور پر قائم ہی نہ رہ سکے، اس کے ایکسپورٹ سیکٹر کو اتنا ہٹ کیا جائے۔ اسی لیے جس دن روس نے یوکرین کے انرجی سیکٹر پر بڑا حملہ کیا، اس سے چند گھنٹے پہلے یوکرین نے بھی روس کے ہسٹوریکل شہر اسٹالن گراڈ، جسے اب وولگو گراڈ کہتے ہیں، وہاں ایک بڑا حملہ کیا تھا۔ یہاں اس کا نشانہ ساؤدرن رشیا کی سب سے بڑی فیول ریفائنری تھی، جہاں سے سالانہ 1.5 کروڑ ٹن فیول اور لوبریکینٹس پروڈیوس ہوتا تھا، ایکسپورٹ بھی ہوتا تھا۔ یہ روس کی کل کیپیسٹی کا 5.5%، 5.6% بنتا ہے۔ تو یہ یوکرینین اسٹریٹجی ہے کہ روس کے اکنامک انجنز کو، یعنی جہاں سے رشیا پیسے کماتا ہے، جہاں سے دولت کماتا ہے، وہ ایریاز ہٹ کیے جائیں، تباہ کیے جائیں ویسٹرن پاورز کی مدد سے۔ یوکرین نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے، لیکن یہ کام نہیں کر رہی۔ رشینز کی ول آف فائٹ تو اس طرح یہ کیا کم کریں گے؟ یوکرین خود اپنا 18% سے اوپر ایریا کھو چکا ہے اور مزید کھو رہا ہے، اور اب اس جنگ کا کنڈکٹ بھی اس چوتھے سال میں 3 سال اور 8 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں، اب اس جنگ کا کنڈکٹ اور کافی حد تک اس کی نیچر بھی بدل چکی ہے۔ شروع میں یہ جنگ یوکرین کا زیادہ سے زیادہ ایریا قبضے میں لینے کے لیے رشیا نے شروع کی تھی، اور یوکرین نے اسے بچانا تھا۔ سیدھی سی ایک کنونشنل وار تھی جس میں ٹینکس اور گولے ہی سب سے اہم ہتھیار تھے۔ لیکن اگلے سال 2023 میں یہ فرسٹ ورلڈ وار کی بیٹل جیسے ایک ٹرنچ بیٹل بن گئی، دونوں لائنز ڈرا کر کے وہاں بیٹھ گئے۔ بس اس میں ڈرون ایک ماڈرن ہتھیار، بڑا ہتھیار شامل ہو گیا۔ اس میں ٹینکس تقریباً اس دوسرے فیز میں ناکارہ ہو کر، بیکار ہو کر رہ گئے، ان کی اہمیت کم تھی، اور ڈرونز کی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ لیکن اب 2025 کے نومبر تک یہ جنگ ایک تیسری شکل اختیار کر چکی ہے، جس میں پرسیپشن سب سے بڑا ہتھیار بن چکا ہے۔ آج دونوں سائڈز اپنا اپنا پرسیپشن بیچنے کی سب سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں میدان جنگ کے باہر۔
रशिया बता रहा है कि वो यूक्रेन प्लस नाटो अलायंस को शिकस्त दे चुका है और यूक्रेन का 5th पार्ट हज़म कर चुका है, तकरीबन उसका 5वां हिस्सा वो अपने कब्ज़े में ले चुका है। यूक्रेन और उसके इत्तेहादी अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह बता रहे हैं दुनिया को कि रूस तो बहुत कमज़ोर साबित हुआ है, वो तो वर्ल्ड पावर रहा ही नहीं। पौने 4 साल में वो यूक्रेन जैसे कमज़ोर और छोटे से मुल्क को शिकस्त नहीं दे सका। तो इस मॉडर्न वर्ल्ड का मुस्तकबिल तय करने वाली इस डिसाइसिव वॉर का यही तीसरा और आखिरी हिस्सा अब हमारे सामने है, परसेप्शन वॉर भी जिसमें है। और ऑन ग्राउंड देखें तो रशिया हर महाज पर परसेप्शन में भी और इंच बाय इंच ऑन ग्राउंड भी आगे ही बढ़ रहा है। मई 2023 में बखमूत पर उसका कब्जा हो गया, दिसंबर में मारेंका उनके हाथ आ गया, अगले साल फरवरी 2024 में एडवीका पर रशियन रीच आकर बैठ गया, ये टाउन भी उनके हाथ आ गया। और ये विक्ट्री मार्च आज इस महीने नवंबर में इस तरह से जारी है कि पॉकरॉक्स भी अब रशिया के हाथ आ चुका है। इस स्ट्रेटजिकली अहम तरीन टाउन के तमाम एक्सिस पर इस वक्त चारों तरफ रशियन फोर्सेज आकर कब्जा जमा चुकी हैं, इसके अंदरूनी रास्तों पर भी। अगरचे यूक्रेनियन फोर्सेज ने 60,000 आबादी के छोटे से लेकिन स्ट्रेटजिकली अहम शहर के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, एक एक बिल्डिंग और एक एक फ्लैट में मोर्चा लगाया है, मगर ताबक है। रशियंस की मैन पावर, फायर पावर, आर्मर पावर, एविएशन पावर, स्ट्राइक पावर, लॉजिस्टिक पावर, इंडस्ट्रियल पावर, मोबिलाइजेशन पावर, एयर डिफेंस, आर्टिलरी, स्ट्रेटजिक डेप्थ, एम्यूनेशन पावर, ड्रोन कैपेसिटी और एट्रिशन टॉलरेंस, यानी कितनी देर तक मार खाने की सलाहियत है, हौसला है, ये सब कुछ यूक्रेन से बहुत ज़्यादा है रशिया के पास। इसीलिए इंच बाय इंच वो ग्राउंड भी हार रहा है यूक्रेन। आप सिर्फ इस नई वीडियो को देखें जो वेरीफाइड है और रशियन यूक्रेनियन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी शेयर हो रही है, और जिससे लगता है कि ये अभी की वीडियो है और उसी इलाके की है जिसका कहा जा रहा है पॉकरॉक्स। इसमें रूसी फौजी एक गैर मुनज़्ज़म अंदाज में पैदल और सिविलियन व्हीकल्स में, नॉन मिलिट्री गाड़ियों में यूक्रेन के इसी अहम शहर पॉकरॉक्स में दाखिल हो रहे हैं, और इस तरह दाखिल हो रहे हैं कि लगता है कि नहीं, यूक्रेन के सबसे मौसर और ख़तरनाक हथियार यानी ड्रोन्स से कोई ख़तरा नहीं है, उससे डर भी नहीं रहे। हालांकि सबसे ज़्यादा ओपन वॉक करते हुए दिन में ड्रोन से दोनों फोर्सेस बहुत डरती हैं और वो ये इस तरह से मार्च नहीं करती। इस बेखौफी की एक वजह तो ये हो सकती है कि मौसम सरमा की धुंध हमें दिखाई दे रही है वीडियो में, और इस धुंध में अटैकिंग ड्रोन्स के लिए निशाना लेना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है स्ट्रॉन्ग जैमर्स रशियन आर्मी के साथ हो, लेकिन जो भी है, रशियन फोर्सेस का ये बेफिक्र मार्च आपको इनकी जीत का मोमेंटम और इनका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। पॉकरॉक्स पर कब्जा रूस की मिलिट्री विक्ट्री के साथ साथ जंग के इस तीसरे फेज में परसेप्शन की भी जीत दिखा रहा है, क्योंकि ये कब्जा ये बताने के लिए दुनिया को काफ़ी है कि वेस्टर्न बैकर्स, अमेरिका, नाटो वगैरह यूक्रेन की कितनी भी मदद कर लें, अपने टैक्स पेयर्स के कितने भी डॉलर्स इस जंग में झोंक दें, सब बेकार ही जाएगा। अगर रशिया कामयाबी से ये परसेप्शन वेस्टर्न पब्लिक में फैला देता है तो ऐन मुमकिन है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज टोमाहाक मिसाइल ना मिले, जिनकी यूक्रेन बार बार डिमांड कर रहा है, और रूस डरा रहा है वेस्ट को और यूक्रेन को कि ये हमारी रेड लाइन है। दूसरी तरफ यूक्रेन अपनी इस शिकस्त को, हार को इस नैरेटिव के लिए, इस परसेप्शन को फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है कि चूंकि इसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स समेत कई अहम वेपन्स नहीं दिए जा रहे, इसलिए वो शिकस्त खा रहा है। और इसकी मुकम्मल शिकस्त अल्टीमेटली वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख देगी और वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म होकर ऑफिशियली मल्टी रीजनल वर्ल्ड पावर्स के ऑर्डर्स में तब्दील हो जाएगा। ये यूक्रेन परसेप्शन बेचने की कोशिश कर रहा है। तो यूक्रेन अपने तौर पर इस परसेप्शन वार को एक और एंगल से लड़ रहा है, अपनी शिकस्त को भी इस एंगल से पेश करता है ताकि वो उसकी हमायत में जाए। अब आपको दोस्तों एक दिलचस्प एंगल और दिखाते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर का नतीजा दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां तो लाएगा ही, मगर ये तब्दीलियां उस हिसाब से आएंगी कि जंग जीतता कौन है, ये जंग किस करवट बैठती है। वो ऐसे क्यूरियस फेलोज कि अगर किसी मौके पर यूक्रेन सरेंडर कर देता है या बगैर अपने इलाके वापस लिए लॉन्ग टर्म सीज फायर पर आमादा हो जाता है, तो मतलब रशिया जीत गया, यूक्रेन प्लस वेस्टर्न अलायंसेस हार गए। अगर यूं होता है तो इससे पहली तब्दीली जो आएगी वो ये होगी कि यूरोप के बॉर्डर्स रीड्रॉ होंगे, यूरोप के बॉर्डर थोड़े बहुत तब्दील होंगे, क्योंकि यूक्रेन का ज़ाहिर है एक हिस्सा रशियन सॉवरेनिटी का डिफेक्टो पार्ट बन जाएगा। दूसरा इफेक्ट ये होगा कि दुनिया भर में डेमोक्रेसीज कमज़ोर होंगी, जो कि पहले ही लड़खड़ा रही हैं, कम हो रही हैं या हाइब्रिड सिस्टम्स में बदल चुकी हैं। तीसरा इफेक्ट ये होगा कि इंटरनेशनल वॉर्स का एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट कि बड़ी आर्मीज़ की नहीं, छोटी स्मार्ट आर्मीज़ की ज़रूरत है, ये कॉन्सेप्ट आधा फेल हो जाएगा। वही ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट कायम रहेगा कि सोल्जर नंबर मैटर्स, बड़ी फौज के बगैर
बड़े मार के सर नहीं हो सकते, टेक्नोलॉजी की एक लिमिट है। दरअसल मॉडर्न वॉर्स में जैसे जैसे रोबोट, साइबर अटैक, सैटेलाइट जैमिंग और एयरफोर्स की अहमियत बहुत बढ़ गई थी, तो कहा जा रहा था कि अब लाखों की तादाद की बड़ी बड़ी फौज भर्ती करने की ज़रूरत नहीं रही। बड़े बड़े मुल्कों को भी मिलियंस में अब आर्मीज़ नहीं चाहिए। हाई टेक और स्मार्ट आर्मीज़ ही की ज़रूरत है, जहां कमांड सेंटर्स में बैठे हुए चंद बर्गर खाते हुए नौजवान ही दुश्मनों को धूल चटा देने के लिए काफ़ी होंगे, और बहुत थोड़ी सी तादाद में सोल्जर्स ऑन ग्राउंड चाहिए होंगे, वो भी फतह के बाद या उस वक्त थोड़ी सी पोस्ट होल्ड करने के लिए। मगर इस यूक्रेन रशिया वॉर ने साबित कर दिया है, और अपने इंजाम पर इस बात को सॉलिडिफाई भी ये जंग कर देगी अगर रशिया जीतता है, कि टेक्नोलॉजी कितनी ही तरक्की कर जाए, फिलहाल वो वक्त नहीं आया जब बड़ी मिलिट्री पावर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार कर सके और अपनी सोल्जर्स का जो नंबर है उसको कम कर सके। क्योंकि रूस जैसी दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर भी सिर्फ इसलिए 3 साल और 8 माह से लड़ पा रही है कि इसके पास लाखों सोल्जर्स हैं और मज़ीद कई लाख वो भर्ती कर सकता है। अगर रूस के पास लाखों की फौज ना होती और वो लाखों फौजी भर्ती करने के काबिल ना होता, तो वो कल जंग हार कर पीछे पलट गया होता। रूस की फतह की सूरत में न सिर्फ यूरोप का नक्शा बदलेगा, बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर की बहुत सी गलत फहमियाँ भी दूर हो जाएंगी कि नंबर्स डज मैटर। अब इसके मुकाबले में अगर यूक्रेन जीत जाता है, यानी रूसी फोर्सेस को किसी भी वजह से वापस रशियन बॉर्डर्स पर, रशियन लाइंस पर, पुराने बॉर्डर पर वापस जाना पड़ता है, और फरवरी 22 वाली लाइन पर, 2022 वाली लाइंस पर वापस जाना पड़ता है, तो आप वेस्टर्न पावर्स प्लस नेटो की नई ज़िंदगी देखेंगे। उन्हें दोबारा उभरता हुआ, ज़्यादा ताकतवर होता हुआ देखेंगे। वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर कुछ तब्दीलियों के साथ मज़ीद मजबूत होगा। रशिया के ख़िलाफ़ वो मज़ीद पाबंदियाँ लगाएंगे, चीन को कंटेन करने के लिए मज़ीद हॉक्स मज़ीद सख्त इक़दामात करेंगे, नेटो मिलिट्री अलायंस को और फैलाएंगे और ताकतवर करेंगे। लरजती, टिमटिमाती, डगमगाती हुई डेमोक्रेसीज़ फिर खड़ी होने लगेंगी। यूक्रेन की जीत की सूरत में ये भी तय हो जाएगा कि नंबर्स मैटर, लेकिन इतने भी नहीं, बल्कि असल में टेक्नोलॉजी, अलायंसेस और सैंक्शंस हैं जो नंबर से ज़्यादा मैटर करते हैं। इन तीनों के अलावा एक चीज़ जो दोनों में से किसी की भी जीत की सूरत में तय हो चुकी है, वो ये कि टैंकों की सुपरमेसी का ज़माना गुजर गया। हाँ, वो ख़त्म नहीं होंगे, टैंक ख़त्म नहीं होंगे, इनकी ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इनकी निस्बत ड्रोन्स अब मुस्तकबिल की लड़ाइयों में, जंगों में फोर फ्रंट वेपन्स होंगे। ड्रोन की अहमियत टैंकों से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होगी। ड्रोन पहला हथियार होगा जो किसी भी फ़ौज के पास सबसे बड़ी तादाद में होना चाहिए। आप इसी यूक्रेन रशिया वॉर को देख लें, जिसमें रूस ने सिर्फ एक साल में 34,000 सुसाइड ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं। ये हर घंटे में 4 ड्रोन्स बनते हैं तकरीबन जो फायर किए गए। मतलब रूस हर 15 मिनट बाद यूक्रेन पर एक ड्रोन अटैक कर रहा है। बल्कि ड्रोन्स ने रूस को एक और फ़ायदा भी दे दिया है, वो ये कि 9 और 10 सितंबर को रशियंस ने नेटो की विल पावर भी ड्रोन्स की वजह से ही टेस्ट की है। मतलब ये टेस्ट किया है कि नेटो आर्टिकल 5 को इन्वोक करने में कितना सीरियस है। आर्टिकल 5 आप जानते हैं, ये है कि अगर एक नेटो पार्टनर मुल्क पर हमला होगा तो तमाम नेटो कंट्रीज़ पर हमला तस्वुर होगा। इसका रिस्पॉन्स भी मुश्तरका तौर पर तमाम नेटो ही देगा, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। रूस ने इसी नेटो पावर की पावर इस्तेमाल करने की, पावर चेक करने के कई छोटे छोटे स्टेप्स भी इन्हीं ड्रोन्स की मदद से उठाए हैं। इनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। रूस ने 19 मरतबा 19 टाइम्स नेटो कंट्री पोलैंड की एयर स्पेस की वायलेशन की। नेटो मिलिट्री मशीन अलर्ट हो गई। सस्ते डमी रशियन ड्रोन्स के मुकाबले में नेटो के $1 मिलियन एसेट्स खर्च हुए। डिफेंस सिस्टम्स और फाइटिंग जेट्स हरकत में आए। 4 रशियन ड्रोन्स मार भी गिराए गए, लेकिन रूस पर कोई जवाबी हमला नहीं किया गया। रूस ने भी इनकार कर दिया कि ये ड्रोन्स गलती से चले गए थे, हमने तो नहीं भेजे थे। 19 सितंबर को रशियन मिग-31 तैयारों ने एस्टोनिया की एयर स्पेस ब्रीच की और 12 मिनट्स तक नेटो कंट्री में प्रवास करने के बाद वापसी की राह ली। ना ये तैयारा गिराया गया और ना ही इसके रिस्पॉन्स में आर्टिकल 5 इन्वोक किया गया। 27 सितंबर तक रशिया किसी न किसी शक्ल में पोलैंड, एस्टोनिया, रोमानिया और बाल्टिक सी में एक जर्मन जंगी कश्ती पर प्रोवोकेटिव टेस्ट अटैक्स, फेल्ड अटैक्स, टेस्ट अटैक्स कर चुका था, जो किसी को हलाक किए बगैर दुश्मन की विल पावर टेस्ट करने के लिए थे। जब इनमें से किसी के जवाब में यूरोपियन पावर्स या नेटो अलायंस खुद आगे नहीं आए, तो रशिया ने यूक्रेन पर हमले और तेज़ कर दिए। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कीव पर
430 430 ड्रोन्स और 19 मिसाइल फायर किए जा चुके हैं। ये हमले किसी तरह रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहे। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, जिन्हें रूस से लड़ते रहने की वेस्ट ने ही तरगीब दी है, वही कायल किए बैठे हैं, अब उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर रहे। इसीलिए ज़ेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि वेस्ट के बयानात का मेरे पास ढेर लग चुका है, अब कुछ एक्शन करें। जब ज़ेलेंस्की एक्शन का कहते हैं तो उनकी मुराद होती है कि एडवांस डिफेंस सिस्टम्स दिए जाएं, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल सिस्टम्स दिए जाएं और रशिया के लिए रेड लाइंस ड्रा की जाएं। और सबसे बढ़कर वो ये चाहते हैं कि यूरोपियन पावर्स उनके शाना बशाना आकर लड़ें, बूट्स ऑन ग्राउंड किसी ना किसी शक्ल में हों। मतलब वेस्टर्न फोर्सेस भी मैदान में उतर कर मुकाबला करें, आखिर ये उनकी भी जंग है। उनकी ये डिमांड किसी हद तक ठीक है, क्योंकि वो तो वेस्ट की डिमांड पर ही जंग को जारी रखे हुए हैं, वरना वो तो दूसरे साल ही 2023 में ही इस्तांबुल में रशिया से सीज फायर के एक एग्रीमेंट पर तैयार हो चुके थे। मगर सितम यह है दोस्तों कि नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज़ भी यूक्रेन की डिमांड पूरी किए बगैर ही उन्हें लड़ने पर मजबूर किए हुए हैं। और हाल ये है कि आप वी लोग के शुरू में जान ही चुके, जैसा कि यूक्रेनियंस विल टू फाइट भी खो रहे हैं, लोग उनके लड़ने से भाग रहे हैं। ऐसा लगता है कि जुलाई 2022 में 2022 में 3 साल पहले रशियन प्रेसिडेंट ने बिल्कुल ठीक कहा था कि यूरोप चाहता है कि यूक्रेन आखिरी यूक्रेनियन तक हमसे लड़ता रहे। यूक्रेन रशिया की जंग दुनिया का मुस्तकबिल तय करेगी, वो मुस्तकबिल जिसमें मल्टी रीजनल ऑर्डर्स आपस में ओवरलैप करेंगे। और यही ग्रेट गेम चीन, रशिया और अमेरिका के दरमियान पिछले 10 साल, कम से कम 10 साल से बहुत तेज़ हो चुकी है, इंटेंसिफाई हो चुकी है। इसमें तीनों पावर्स एक दूसरे की टेक्नोलॉजी चोरी करती हैं और जासूसों को हलाक करती हैं और आर्मीज़ को, एक दूसरे की फ़ौजों को मिसगाइड करती हैं। ये सारी ग्रेट गेम हमने दोस्तों, इसकी सारी कहानी मुख्तसरन हमने इस सीरीज़ में आपके लिए जमा कर रखी है। इसे ज़रूर देखिए। यहाँ देखिए क्या चाइनीज़ अलायंस ब्रिक्स अमेरिकन डॉलर पावर को कमज़ोर कर सकता है। और यहाँ जानिए चाइनीज़ सेंचुरी ऑफ शेम की 100 साला कहानी कि चाइना गुलामी से एक वर्ल्ड पावर तक कैसे पहुँचा।